नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायो मित्र मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन कोडेटा का जो पार्ट बचा हुआ था यानी कि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया, इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और जितनी चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें अपन आज के लेक्चर में इन तीनों रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, एवीज यानी कि पक्षी वर्ग और मैमेलिया यानी कि स्तनधारी, इनके बारे में बात करेंगे। इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने कोडेटा का वर्गीकरण किया, उसका क्लासिफिकेशन किया, उसमें सारी चीज़ें हमने समझी, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, उसके अलावा जो है साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है। फिर पीसीज के अंदर हमने जो है बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश को अंतर करके बड़े ही अच्छे तरीके से समझा है। फिर हमने उसके अंदर एम्फीबियंस को भी क्लियर किया। तो वो सारी चीज़ें हम इसके पहले पार्ट में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो अगर नहीं देखा तो पहले आप वो देख दी। उसके बाद अपन जो है वो आज इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं। जैसे कि हेडिंग आपको दिख रही है रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरीसृप, है ना। सरीसृप जो है इसके बारे में बात करेंगे। सरीसृप जो होते हैं, सबसे पहले तो सरीसृप में आपको ध्यान होना चाहिए कि सरीसृप जो होते हैं इसमें कौन आते हैं, तो जैसे कि सांप है, गिलहरी है, ठीक है, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल है, ये सारे के सारे आपके सरीसृप में आते हैं। ठीक है, अब सरीसृप जो है ये पहले सत्य प्रकार के स्थलीय जीव है। जैसे कि अपन ने फिश पढ़ा, मछली पढ़ी, तो मछली पूर्णतः समुद्री थी, पूर्णतः जल के अंदर रहती थी, चाहे स्वच्छ जल में रहो चाहे समुद्री जल में रहो, रहती जल में थी। ठीक है, उसके बाद फिश के अंदर कुछ जीव ऐसे बने जो उसमें से स्थल पर भी रहने लगे, जिसको अपन ने एम्फीबिया कहा। तो एम्फीबिया उभयचर जो है वो जल पे भी रहते थे और स्थल पे भी रहते थे, है ना, दोनों जगहों पे रहते थे। तो यहाँ पे अब जो आया वो सरीसृप है। एम्फीबिया और ज्यादा उद्विकाशीय रूप से जो है अपन के डेवलप हो गए। तो ये जो है वो पूर्ण रूप से स्थलीय जीव है या फिर अपन के सत्य प्रकार के स्थलीय जीव हैं। ठीक है, तो सरीसृप के बारे में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सत्य प्रकार के स्थलीय जीव, सत्य प्रकार के स्थलीय जीव या पूर्ण रूप से स्थलीय जीव, एक ही बात है, सत्य प्रकार के स्थलीय जीव या पूर्ण रूप से स्थलीय जीव। ये पॉइंट क्लियर है। सत्य प्रकार के स्थलीय जीव, पहले अगर आपसे पूछ ले पूर्ण रूप से स्थलीय जीव कौन से थे, तो सरीसृप थे। ठीक है, चलो अब अपन आगे बात करें कि ये स्थल पर रहते हैं तो इनके अंदर कुछ न कुछ ऐसे अनुकूलन होंगे, कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं होगी जिससे ये स्थल के जो वातावरण है उसको सहन कर पाते हैं, उसके ऊपर रहने के लिए अनुकूल हो पाते हैं। तो वो चीजें अपन पढ़ते हैं कि स्थल पर रहने हेतु अनुकूलन या स्थलीय वातावरण के अनुरूप, स्थलीय वातावरण के अनुरूप पाए जाने वाले अनुकूलन, पाए जाने वाले अनुकूलन, इसके अंदर ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशन हैं जिससे ये स्थलीय वातावरण में रह पाते हैं। तो ये अपन इसके अंदर कुछ लक्षणों की बात करेंगे जिसकी वजह से जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं और ये स्थलीय वातावरण पर रहते हैं। पहला जो इसका लक्षण है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो त्वचा होती है, त्वचा वो कैसी होती है, शुष्क होती है, ड्राई होती है, वह ग्रंथि विहीन होती है, वह ग्रंथि विहीन होती है। इससे पहले हमने एम्फीबियंस की बात की, उसके अंदर त्वचा जो है वो नम और ग्रंथिल थी, याद करो, है ना। तो यहाँ पे त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होगी। याद रखना, नम होगी तो ग्रंथिल होगी और अगर शुष्क है तो ग्रंथि विहीन होगी। ये दोनों साथ में चलेंगे क्योंकि ग्रंथियां ही कुछ न कुछ पदार्थ सिक्रीट करती है जिससे हमारी त्वचा क्या होती है, नम होती है ना। तो यहाँ पे त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं है, इसका मतलब त्वचा कैसी होगी, शुष्क होगी और ग्रंथि विहीन होगी। उसके बाद अगर दूसरा इसके अंदर एडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर पाए जाते हैं शंकोषा प्रकार के अंडे, शंकोषा प्रकार के अंडे, शंकोषा प्रकार के अंडे, शंकोषा प्रकार के अंडे। शंकोषा का मतलब होता है क्लियोडोइकल, है ना, इंग्लिश में बात करूं तो क्लियोडोइकल इसको कहते हैं। वो एग्स इसमें पाए जाते हैं। शंकोषा प्रकार के अंडे का मतलब है मोटे चर्मिल आवरण युक्त अंडे, मोटे चर्मिल आवरण युक्त अंडे, मोटे चर्मिल आवरण युक्त अंडे, मोटे चर्मिल आवरण युक्त अंडे इसमें पाए जाते हैं। तो दो अडेप्टेशन अभी हमने पढ़े। सबसे पहला तो इसके अंदर जो त्वचा होती है वो शुष्क होती है, ग्रंथि विहीन होती है, और दूसरा ये जो जीव होते हैं, रेप्टिलिया के जो जीव होते हैं, ये जो अंडे देते हैं वो अंडे मोटे चर्मिल आवरण युक्त अंडे होते हैं, जिसको अपन कहते हैं शंकोषा प्रकार के अंडे इसमें पाए जाते हैं। तीसरी बात इसमें जो है आपको याद रखनी है कि गमन हेतु दो जोड़ी उपांग इसमें पाए जाते हैं,
दो जोड़ी का मतलब 4, 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, आपने सब नहीं पढ़ा है कि गमन के लिए टेट्रापोडा अगर है तो टेट्रापोडा का मतलब भी 4 पैर होता है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर 2 जोड़ी उपांग पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन के तौर पे सांप जो होता है उसमें गमनकारी संरचना अनुपस्थित रहती है, सांप के अंदर कोई पैर नहीं होते हैं, ये चीज हमें भी पता है, ठीक है। तो सांप जो है वो स्नेक जिसके आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। अगले पॉइंट की अगर अपन बात करें तो तीसरा पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान में रखना है, शायद चौथा हो, चौथा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर जो बाह्य कंकाल होता है, बाह्य कंकाल के रूप में क्या मिलेगा, बाह्य कंकाल के रूप में क्या मिलेगा, एक्टोडर्मल सल्क मिलते हैं, एक्टोडर्मल सल्क मिलते हैं, या फिर अपन तो इसको कह सकते हैं एपिडर्मल बोनी प्लेट्स, बोनी मतलब हड्डियां, प्लेट्स, ये इसमें पाई जाती हैं। तो बाह्य कंकाल के रूप में इसमें क्या होता है, एपिडर्मल बोनी प्लेट्स कहो या फिर आप कह सकते हो एक्टोडर्मल सल्क मिलते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर बाह्य कंकाल का काम हो गया। अब लास्ट और पांचवी अंतिम बात अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कान के रूप में सिर्फ टिम्पेनम प्रेजेंट, टिम्पेनम जिसको कर्णपटल झिल्ली भी कहते हैं, सिर्फ टिम्पेनम प्रेजेंट रहती है। कर्ण पल्लव जो होता है, ईयर पिन्ना जो होता है वो एब्सेंट होता है, कर्ण पल्लव यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या आपने सांप के कान देखे, गिलहरी के कान देखे? नहीं, क्योंकि इसमें कर्ण पल्लव जो बाहर की चीज संरचना हमें दिखाई देती है वो इनमें होती नहीं है, कर्ण पल्लव एब्सेंट होता है। कान के रूप में सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनम झिल्ली पाई जाती है, कर्णपटल झिल्ली यहाँ पे पाई जाती है। तो ये 5 ऐसे लक्षण हैं रेप्टाइल्स के जो आपको ध्यान में होने चाहिए। सिंपल से त्वचा शुष्क और ग्रंथि, ठीक है, समझ आ गया। अंडे संकोचा प्रकार के, मोटे चर्बिल आवरण युक्त, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट हमने लिखा कि गमन हेतु 2 जोड़ी उपांग, ये भी पता है। एक्सेप्शन याद रख लेना, सांप में नहीं मिलते हैं। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा, बाह्य कंकाल के रूप में एक्टोडर्मल सल्क या एपिडर्मल बोनी प्लेट्स यहाँ पे मिलेगी। और पांचवा पॉइंट जो है वो कान के रूप में सिर्फ और सिर्फ टिम्पेनम झिल्ली पाई जाती है, कर्ण पल्लव इसके अंदर एब्सेंट रहता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अपन इसकी बात करें परिसंचरण तंत्र की। परिसंचरण तंत्र, तो सबको पता है परिसंचरण तंत्र कैसा होगा, बंद प्रकार का होगा, क्लोज टाइप होगा, बंद प्रकार का। इसके अंदर जो हृदय होता है, हृदय इसके अंदर होता है 3 कोष्ठीय, 3 चैम्बर्ड होता है। 3 कोष्ठीय जो होता है इसमें 2 आलिंग हो जाएंगे और एक आपका निलय हो जाएगा, यहां पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है। एक्सेप्शन यहां पे क्या है, यहां पे एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, हिंदी में बोलते हैं मगरमच्छ। ये जो क्रोकोडाइल होता है इसके अंदर हृदय 4 कोष्ठीय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोकोडाइल जो कि एक रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स के अंदर सामान्यतः हृदय 3 कोष्ठकीय मिलता है, लेकिन क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन के तौर पे हृदय में 4 कोष्ठक मिलेंगे। समझ गए बात को, ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है। ये हमने बात की परिसंचरण तंत्र की। अगर मैं बात करूं इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र की, अगर मैं बात करूं इसमें उत्सर्जन तंत्र की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो यहां पे ये जो जीव होते हैं ये यूरिकोटैलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक यानी कि उत्सर्जित पदार्थ जो नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होगा इसमें यूरिक एसिड होगा, यूरिकोटैलिक होते हैं। और इसके अंदर मूत्राशय जो होता है वो एब्सेंट मिलेगा, मूत्राशय यहाँ पे एब्सेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा। सामान्य कंडीशन में क्या रहेगा, मूत्राशय प्रेजेंट रहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे भी फिर से एक्सेप्शन है, एक तो आपका जो आपने स्नेक है ना, गमनकारी संरचना नहीं पाई जाती, एक्सेप्शन यहाँ पे था। और एक क्रोकोडाइल जिसमें 4 कोष्ठीय हृदय होता है, ये दोनों एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी ये दोनों एक्सेप्शन है, एक तो स्नेक और एक क्रोकोडाइल। इनके अंदर जो है वो मूत्राशय प्रेजेंट रहता है, सॉरी एब्सेंट रहता है। नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है स्नेक और क्रोकोडाइल जिनमें मूत्राशय क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई बातें? कितनी बातें हमने यहाँ पे की हैं। सबसे पहले स्थलजीव रेप्टाइल्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि स्थल पर पाए जाने, वातावरण पर
जो है इसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन है, तो इसमें हमने ये सारी बातें की। फिर हमने परिसंचरण तंत्र की बात की, भाई कोड डेटा में सब में, अब देखो इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, परिसंचरण तंत्र सब में ही बंद प्रकार का ही मिलेगा, सब में बंद प्रकार का ही मिलेगा, कोड डेटा में सारों में बंद प्रकार का है। तो ये चीज नहीं याद रखनी, याद रखनी है कि इसमें हृदय जो है वो 3 कोष्ठकीय होता है, और सबसे उससे भी ज्यादा याद रखना है कि जो क्रोकोडाइल है उसमें हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन सॉरी उत्सर्जन तंत्र की बात करूं तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, तो ये बातें हम पहले कर चुके हैं, मुझे यहाँ पे और लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उत्सर्जन तंत्र जो है इनके अंदर ये यूरिकोटेलिक जीव होते हैं, मतलब जो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होता है इनमें वो यूरिक एसिड होता है। फिर इसमें मूत्राशय जो है वो सामान्य अवस्था में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन फिर से एक्सेप्शन आ जाएंगे, एक तो स्नेक और एक क्रोकोडाइल जिनके अंदर मूत्राशय एब्सेंट रहेगा, ये हमने बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके जनन तंत्र की, पाचन तंत्र की, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो। पाचन तंत्र भाई कोड डेटा है, पूर्ण प्रकार का मिलेगा, लिखाने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ये चीजें परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होगा, पाचन तंत्र जो है वो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पूर्ण प्रकार का होगा। तो पाचन कैसा होगा? पूर्ण प्रकार, ठीक है। मुख में दांतों की उपस्थिति, मुख में दांतों की उपस्थिति, यानी कि रेप्टाइल्स के मुख में दांत होते हैं, मुख में दांतों की उपस्थिति, ठीक है। मुख में यहाँ पे दांत आपको मिलेंगे। कंकाल की अगर मैं बात करूं, कंकाल तंत्र की, तो इसमें अस्थिल अंतःकंकाल होता है, अस्थिल अंतःकंकाल होता है, और मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होती है, ठीक है, मोनोकोंडाइलिक। लेकिन एक्सेप्शन फिर भी सांप, सांप जो है इसको याद, एक्सेप्शन तो क्या है, सांप में जो है कंकाल तंत्र बहुत दुर्बल होता है, सांप में कंकाल तंत्र बहुत दुर्बल होता है, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे, आपको पता है ये सांप जो है उसके अंदर कंकाल तंत्र कैसा होगा, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसके अंदर जनन की, तो सबसे पहले तो ये एक लिंगी जीव है, इसमें डाउट रखने की बात ही नहीं है, एक लिंगी जीव है। आंतरिक प्रकार का निषेचन इसमें होगा, आंतरिक निषेचन होगा। अंडज जीव होते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स के जीव जो है वो अंडे देते हैं, और प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होगा, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होगा। याद रख लोगे, कोड डेटा सारे एक लिंगी है ना। ये जो कॉमन कैरेक्टर है उनको, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, उनको एक साथ लिख लो कि भाई कोड डेटा सारे जो है उनके अंदर पाचन तंत्र पूर्ण प्रकार का होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होगा, ये एक लिंगी जीव होंगे सारे के सारे। ये सारी चीजें आपको अलग से याद नहीं रखनी है, बस कॉमन याद रख लेना, ठीक है। अब अपन बात करें, इसके अंदर अवस्कर प्रेजेंट होता है, अवस्कर प्रेजेंट, ये क्या होता है सर? अवस्कर जो होता है इसके अंदर ये जो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र होते हैं, ये सारी की सारी नलियां इसी में खुलती है, ठीक है। पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र संबंधी नलिकाएं इसी में खुलती है। तो अवस्कर बताइए रेप्टाइल्स में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है, इसी में खुलती है, ठीक है। ये थे अपने रेप्टाइल्स की मेन इंपॉर्टेंट बातें। अब अपन आएंगे एग्जाम्पल पे, ये चीजें क्लियर है तो लिख लो। अब अपन आएंगे एग्जाम्पल पे, बेटा दो इसको। चलो अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं? रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल। सबसे पहले इसके अंदर एग्जाम्पल आपको जो ध्यान में रखना है वो है टर्टल, टर्टल जिसको अपन कहते हैं किलो, टर्टल। फिर आपको ध्यान में रखना है टेस्टुडो, जिसको अपन कहते हैं टोर्टोइस। ये दोनों ही कछुए हैं, ये एक्वेटिक कंडीशन में रहता है, ये एक्वेटिक यानी कि जलीय कंडीशन में रहता है, और ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहता है। ऐसे लिखते हैं, ये जलीय होता है और ये स्थलीय होता है। तो ये तो दो कछुओं की प्रजाति होगी, टर्टल और टोर्टोइस। अब कुछ छिपकलियां, भाई कछुए इसमें आ गए, अब छिपकलियां हैं वो भी सारी की सारी किसमें आ जाएगी? छिपकलियां भी सारी की सारी इसमें आ जाएगी। तो छिपकलियां कौन कौन सी? देखो, एक तो हो जाएगी हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस
जो घरेलू छिपकली होती है ना, अपने घरों में दिखाई देती है, वो हेमीडेक्टाइलस होती है। हेमीडेक्टाइलस यानी कि घरेलू छिपकली। एक होती है ड्रेको। ड्रेको क्या होती है? फ्लाइंग लिजार्ड होती है। फ्लाइंग लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब छिपकली या गिलहरी, ठीक है, तो फ्लाइंग लिजार्ड हो जाएगी। एक होती है कैलोटस। कैलोटस क्या होती है? गार्डन लिजार्ड, ठीक है। टेस्टुडो, टॉर्टोइज, टर्टल, हेमीडेक्टाइलस, ड्रेको और कैलोटस, ठीक है। अब देखो, एक होती है कैमेलियन जो कि ट्री लिजार्ड होती है। कैमेलियन जो कि ट्री लिजार्ड होती है, या फिर अगर मैं बात करूं गिरगिट देखा है सबने? किल्डो नाम सुना है? किल्डो नहीं सुना था कोई? गिरगिट, तो ये भी इसमें आता है, जिसको ट्री लिजार्ड कहते हैं। सामान्यतः ये पेड़ों में पाया जाता है, तो ये गिरगिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर कौन आएंगे भाई? देखो, ये 2 कच्छुओं की प्रजाति, ये 4 गिलहरियों की प्रजाति, ऐसे याद रख लिया। फिर क्रोकोडाइल भी तो इसी में आता है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ये भी तो इसी में आता है, ठीक है। एलिगेटर क्या होता है? घड़ियाल, ये भी किस में आता है? इसी में आता है, घड़ियाल, है ना। एलिगेटर, घड़ियाल भी तो इसी में आता है, ठीक है, क्लियर। चलो, अब ये इसके अंदर सांप वाले जो एग्जांपल है वो बच गए, उसको अपन करेंगे अभी। एक थोड़ी सी बात है, ये जो कैमेलियन होता है यानी कि गिरगिट जो होता है, उसमें रंग बदलने की प्रक्रिया होती है। गिरगिट रंग बदलता है, रंग बदलने की प्रक्रिया होती है। इसको बोला जाता है कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी। गिरगिट में जो रंग बदलने की प्रक्रिया है उसको कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी कहा जाता है, ठीक है। हो जाएगा याद? आसान है, वैसे डिफिकल्ट है ही, ठीक है। अब अपन बात करेंगे स्नेक की, यानी कि सांप की, तो वो भी तो इसमें आते हैं। अब सांप जो अलग अलग पाए जाते हैं। एक होते हैं जिसके अंदर मतलब हीमोलाइटिक विष होता है, एक ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमोटॉक्सिक होता है, और एक होते हैं विषहीन सर्प, ठीक है। अलग अलग प्रकार के होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक विनोम, सांप की जहर को क्या बोलते हैं? विनोम। न्यूरोटॉक्सिक विनोम जो है ये किस में पाया जाता है? तो नाजा यानी कि जो कोबरा होता है उसमें, ठीक है। एक होता है क्रेत जिसको कहते हैं बंगेरस, ठीक है। एक होता है एनहाइड्रीना। ये सारे के सारे वो सांप हैं जिसमें न्यूरोटॉक्सिक विनोम पाया जाता है। बहुत जहरीले सांप होते हैं, बहुत जहरीले, जैसे कि नाजा कोबरा सबसे जहरीला सांप है। फिर क्रेत, बंगेरस जिसको कहते हैं, एनहाइड्रीना, ये सारे के सारे न्यूरोटॉक्सिक विनोम युक्त शर्प है, ठीक है। एक और लिख लो इसमें, हाइड्रोफिस, ये भी इसमें आएगा, हाइड्रोफिस, ठीक है। ये हो जाएंगे न्यूरोटॉक्सिक विनोम युक्त सर्प। फिर अपन बात करें इसमें हीमोलाइटिक विनोम किसमें पाया जाता है? हीमोलाइटिक विनोम, इसमें एक ही सांप का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है वाइपर। इसके अंदर एग्जांपल क्या हो जाएगा? वाइपर। अब नीचे वाली ये चीज मैं बिठा दूं, ठीक है। गिरगिट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये अपना गिरगिट, ठीक है। ये हो गए न्यूरोटॉक्सिक विनोम और हीमोलाइटिक विनोम, ठीक है। अब हम बात करेंगे विषहीन सर्प की, यानी ऐसे सांप जिनमें जहर नहीं होता, विषहीन सर्प। ऐसे कौन है? एक तो आपका आ जाएगा पाइथन, जिसको अजगर बोलते हैं, अजगर जो बहुत लंबा जीता है, 1000 साल तक, अजगर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पाइथन हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा एरिक्स, एक और याद रख लो, एरिक्स। ये 2 एग्जांपल इसमें याद रख लेना, एरिक्स, ठीक है। तो ये इतने एग्जांपल आपको याद रखने हैं। टर्टल, ठीक है, टर्टल जिसको किलोन कहा, टेस्टुडो जिसको टोर्टोइज कहा, फिर छिपकलियां जिसमें हेमीडेक्टाइल्स, ड्रेको, कैलोटस, कैमेलियन। फिर हमने कहा क्रोकोडाइल और एलिगेटर। फिर हमने सांप पढ़े, न्यूरोटॉक्सिक विनोम किसमें पाया जाता है? नाजा, क्रेत, एनहाइड्रीना और हाइड्रोफिस।
हेमोलाइट केवल एक ही है, वाइपर, और विष इन सर्प में एक तो पाइथन अजगर याद रख लेना और एक आपको एरिक्स याद रख लेना। ये एग्जाम्पल आपको रेप्टाइल्स में याद होने चाहिए, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आगे एवीज, पक्षी वर्ग के बारे में। पहले आप इसको नोट डाउन करो बेटा। चलो एवीज, एवीज में कौन आते हैं? पक्षी, बर्ड्स, सारे के सारे बर्ड्स जितने भी हैं वो इसमें आएंगे। एवीज या पक्षी वर्ग, सबसे पहले इसके अंदर आपको जो ध्यान में रखना है पक्षियों के अंदर कि इनकी जो त्वचा होती है, इनकी जो त्वचा होती है वो रेप्टाइल्स की तरह शुष्क व ग्रंथि विहीन होती है, शुष्क व ग्रंथि विहीन होती है। जैसे रेप्टाइल्स में थी, शुष्क थी, ग्रंथि विहीन थी, इसके अंदर भी शुष्क और ग्रंथि विहीन है। लेकिन नोट करके लिखेंगे पक्षियों में पक्षियों के पश्च भाग में पाई जाने वाली एकमात्र ग्रंथि, एकमात्र ग्रंथि जिसका नाम है यूरोपाइजियल ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, यूरोपाइजियल ग्रंथि या ऑयल ग्लैंड, ठीक है। यूरोपाइजियल ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड या प्रीन ग्रंथि, प्रीन ग्रंथि, ये तीनों नाम याद रखना। पक्षियों का वैसे तो शरीर ग्रंथि विहीन होता है, लेकिन इनके शरीर के पश्च भाग में जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, उनको नम बढ़ाने के लिए एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड, तीनों नाम याद रखने। तो पक्षियों में पाई जाने वाली एकमात्र ग्रंथि यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं, बिल्कुल सर उड़ते हैं पक्षी। तो इनके अंदर उड़ने हेतु क्या क्या अनुकूलन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ने हेतु अनुकूलन, उड़ने हेतु अनुकूलन, यानी कि पक्षी जब उड़ते हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होगी, उनके पास कुछ न कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिनकी वजह से वो उड़ते हैं। हम तो नहीं उड़ पाते ना, कुछ तो होगा ऐसे। तो पहली चीज, इनके अंदर जो अग्रपाद है, अग्रपाद जो होंगे वो पंखों में रूपांतरित हो गए, पंखों में रूपांतरित, यानी कि ये हमारे अग्रपाद हैं, ये इनके क्या बन गए? पंख, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्लियर है, पंखों में रूपांतरित। दूसरा पॉइंट, शरीर के भार को कम करने हेतु, शरीर के भार को कम करने हेतु। अब देखो शरीर के भार को कम करना क्यों है? क्योंकि उड़ना है तो ज्यादा से भारी शरीर होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, जितना ज्यादा हल्का होगा शरीर उतना ही ज्यादा वो उड़ पाएंगे, ठीक है। शरीर के भार को कम करने हेतु इनमें क्या क्या होता है? देखो पहली चीज तो मुख में दांतों की उपस्थिति, अरे सॉरी अनुपस्थिति, मुख में दांतों की अनुपस्थिति, यानी कि इनके मुख में दांत नहीं पाए जाते, जबकि रेप्टाइल्स में पाए जाते थे, बिल्कुल सर। दूसरी बात खोखली हड्डियां, खोखली हड्डियां जिसको बोला जाता है न्यूमेटिक बोन, न्यूमेटिक बोन, खोखली हड्डियां, ठीक है, न्यूमेटिक बोन। तीसरी बात, मादा में केवल बायां अंडाशय ही सक्रिय, बायां अंडाशय ही सक्रिय होता है, यानी कि मादा के अंदर नॉर्मली 2 अंडाशय होते हैं, लेकिन पक्षियों की जो मादा होती है उसके अंदर केवल एक बायां अंडाशय ही सक्रिय रहेगा। क्यों? ये सारे के सारे काम इस वजह से हो रहे हैं ताकि शरीर के भार को कम कर सके। तो मुख में दांत की अनुपस्थिति, खोखली हड्डियां, यानी कि हड्डियां जो है वो खोखली होगी जिसे न्यूमेटिक बोन कहते हैं, मादा में केवल बायां अंडाशय सक्रिय, और एक और बात इसमें आपको लिखनी है कि मूत्राशय एब्सेंट, मूत्राशय अनुपस्थित। ये 4 वजह है जिनकी कारण ये अपने शरीर के भार को कम कर पाते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं? मुख में दांत नहीं, मूत्राशय नहीं, हड्डियां खोखली हैं और मादा के अंदर केवल बायां अंडाशय सक्रिय है। इन चारों कारण की वजह से ये अपने शरीर का भार कम कर पाते हैं और ये सारी चीजें इनके उड़ने में सहायता करती हैं।
पहला पॉइंट अग्रपात पंखों में रूपांतरित, दूसरा शरीर का भार कम करते हैं इन विधियों के द्वारा। और अगर हम इसके अंदर अनुकूलन की बात करें तो इसके अंदर जो है वो कील रूपी स्टर्नम पाया जाता है। तीसरी बात, कील रूपी स्टर्नम, कील रूपी स्टर्नम, स्टर्नम हड्डी होती है, कील रूपी स्टर्नम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आरबीसी की संख्या इनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा होती है। ये सारे के सारे अनुकूलन उड़ने के लिए इनमें पाए जाते हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो लिखो इसको, फटाफट लिखो। अब अपन आगे कुछ बात करते हैं और पहले आप इसको लिख लो। मिटा दो इसको। चलो, परिसंचरण तंत्र की बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ सर। वही परिसंचरण तंत्र इसके अंदर बंद प्रकार का होगा, बिल्कुल। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, इसके अंदर जो है वो आपका पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होगा, पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र, कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। दूसरी बात, अवशकर छिद्र इसमें भी उपस्थित होता है, अवशकर छिद्र उपस्थित रेप्टाइल्स में भी था, इसमें भी है। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर श्वसन, तो श्वसन लंग्स के द्वारा होगा, फेफड़े करते हैं ना सांस, तो सांस लेने का काम इसमें फेफड़े करेंगे, ठीक है। इतनी बात कीजिए। कंकाल तंत्र की बात करूं तो कंकाल तंत्र अस्थिल होगा और मोनोकोंडाइलिक, मोनोकोंडाइलिक, ठीक है। ये इसके कंकाल तंत्र की बात होगी। जनन एक लिंगी, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं तो बता ही नहीं रहा हूं। एक लिंगी जीव होते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं, आंतरिक निषेचन करते हैं, अंडज होते हैं, अंडे देते हैं पक्षी, है ना, अंडज होते हैं, और प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है ना। वही चीजें लिखा रहा हूँ, सेम रिपीट करवा रहा हूँ, तो इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है आपको आती है, ठीक है। बाकी पाचन तंत्र तो हो ही गया वैसे तो। पाचन तंत्र की बात करूं तो पाचन तंत्र जो है इसके अंदर मुख में दांतों की अनुपस्थिति, यानी कि मुख में दांत क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, अब्सेंट। और मुख जो है वो चोंच में रूपांतरित हो जाता है, सॉरी जबड़े, इसके जो जबड़े होते हैं ना, जबड़े वो चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों की चोंच होती है तो जबड़े जो है वो चोंच के अंदर रूपांतरित हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो पाचन तंत्र में एक विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, नोट करके लिखवा रहा हूं मैं। इसके अंदर जो पाचन तंत्र होता है ना, पाचन तंत्र में अतिरिक्त चैम्बर के रूप में कुछ मिलता है, अतिरिक्त चैम्बर के रूप में। क्या होता है अतिरिक्त चैम्बर के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है क्रोप, जिसको अपन कहते हैं अन्नपुट, और एक होती है गिजार्ड, गिजार्ड जिसको अपन कहते हैं पेशणी, ठीक है। ये पक्षियों के पाचन तंत्र में दो एक्स्ट्रा चीज है, एक तो क्रोप और एक गिजार्ड। क्रोप जो है वो अनपुट, यहाँ पे भोजन को संग्रहित किया जाता है, और गिजार्ड यहाँ पे पेशनी, भोजन को पीसने से संबंधित काम करे। भाई इसमें दांत तो है नहीं, दांत नहीं है तो भोजन को पीसना तो पड़ेगा। अब पीसेंगे कैसे, तो एक अलग सिस्टम इसमें लगा दिया गिजार्ड, अब इससे पीस, ठीक है। तो ये इसके अंदर पाया जाता है, हो गई बात है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि इसके अंदर ध्वनि उत्पादक यंत्र जो है वो लैरिंक्स नहीं होता, वो होता है सिरिंक्स। तो पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या कहलाता है, सिरिंक्स कहलाता है। ये बात मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं, नोट करके आप आराम से नीचे लिख रहे हो। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र
क्या कहलाता है? सिरिंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात 1, 2, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए इस स्लाइड में, और कुछ याद हो ना हो, क्योंकि ये बाकी तो सारे जनरल कैरेक्टर है, बाकी तो सारे जनरल कैरेक्टर। खास बातें तो यही है कि पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र सिरिंक्स होगा, और इनके अंदर पाचन तंत्र में एक्स्ट्रा है तो क्रोप और एक गिजार्ड। 3 बातें यहां से पढ़ ली। फिर वहां पे उड़ने के लिए जो अनुकूलन थे वो आपको याद होना चाहिए भाई। भार कम करने के लिए हड्डियां खोखली होती है, न्यूमेटिक बोन कहते हैं, मुख में दांत अनुपस्थित रहते हैं, मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, मादा में केवल बाएं अंडे से सक्रिय। ये बातें आपको वहां पे याद रखनी थी। बस पक्षी में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना चीजें अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो ये आपका डन है। अब अपन को इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब पक्षियों के एग्जाम्पल में क्या बताऊं? बताओ पक्षियों के एग्जाम्पल में क्या बताऊं? बताने पड़ेंगे कि कोई जरूरत नहीं है? चलो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। जितने भी आपके आसपास पक्षी दिखाई दे रहे हैं, क्या वो पता नहीं है आपको? जी सर पता है। पता होने से नहीं होगा। क्या उनके वैज्ञानिक नाम याद है? नहीं। करो, करना पड़ेगा, वैज्ञानिक नाम भी याद करो। ठीक है, कुछ एक मैं लिखा देता हूं। जैसे कि मैं बात करूं कोवा, कोरबस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तोता, सिट्टिकुला, सिट्टिकुला। मैं बात करूं मोर, पेवोक्रिस्टिस, पेवोक्रिस्टिस। मैं बात करूं घरेलू चिड़िया, घरेलू चिड़िया, पाशर डोमेस्टिक, पाशर डोमेस्टिका। बात करूं कबूतर, कोलुम्बा लिवियो, कोलुम्बा लिवियो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके आसपास पक्षी हैं, जो 10-15 नॉर्मल होंगे, उनको पकड़ो, बैठ के पकड़ो, मैंने उनको वैज्ञानिक नाम लिखो, याद करो, ऐसे नहीं पक्षी पकड़ने लगे। तो ये तो हो गई, कुछ ऐसे बहुत सारे हैं। मेन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फ्लाइट लेस बर्ड। फ्लाइट लेस बर्ड क्या मतलब हुआ? ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं पाते, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं पाते, वो होते हैं फ्लाइट लेस बर्ड। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा आपका ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू, एमू, रिया, कैसोवरी, कैसोवरी, पेंगुइन, पेंगुइन भी इसी में आता है। अरे यार, पेंगुइन। ये सारे के सारे फ्लाइट लेस बर्ड है, मतलब ये जो है ये उड़ नहीं पाते। ऑस्ट्रिच, कीवी, एमू, रिया, कैसोवरी, पेंगुइन, ये विशेषकर याद होने चाहिए जो फ्लाइट लेस बर्ड। बाकी ये तो याद हुए नहीं, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। ये हमारा एवीज भी कंप्लीट। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मैमेलिया। मिटा दो इसको, मैमेलिया। जिसको बोलते हैं स्तनधारी, स्तनधारी, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं आधारभूत लक्षण। और सबसे पहला और मेन जो आधारभूत लक्षण है, ये आपको नाम देख के पता लग जाएगा, स्तनधारी, है ना। तो यहाँ पे मैमेलिया जितने भी होंगे उनके अंदर स्तन ग्रंथियां मिलेगी, क्रियात्मक स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। ये इसका सबसे फंडामेंटल है। सबसे फंडामेंटल जो इसका लक्षण है वो है कि सभी मैमेलिया जितने भी हैं, सभी में ऐसे लिखते हैं, मादा में क्रियात्मक स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति। क्रियात्मक तो सिर्फ मादा नहीं होगी, नर में तो होगी नहीं क्रियात्मक, ठीक है। तो मादा के अंदर क्रियात्मक स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत लक्षण है।
जितने भी मैमेलिया होंगे उनकी मादाओं के अंदर क्रियात्मक स्तन ग्रंथियां पाई जाएगी, ये कंफर्म है। ठीक है सर। दूसरी बात इसके अंदर जो है श्वसन की दक्षता को बढ़ाने हेतु पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। पेशीय डायफ्राम, मस्कुलर डायफ्राम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? श्वसन की दक्षता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। तीसरी बात, बाह्य कर्ण पल्लव यानी कि ईयर पिन्ना इसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, यानी कि ईयर पिन्ना जो कर्ण पल्लव यहाँ पे मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन है सिटेसी वर्ग के जंतु। कौन आते हैं सिटेसी वर्ग के जंतु में? तो डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, ये जो होते हैं इनके अंदर ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। कर्ण पल्लव क्या होता है? इनके अंदर एब्सेंट होगा। समझ गए? तो ये 3 पॉइंट समझ गया कि भाई नॉर्मली तो कर्ण पल्लव मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन है सिटेसी वर्ग के जंतु डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, जो सिटेसी वर्ग में आते हैं। ये भी आपके मैमेलिया है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉल्फिन ब्लू व्हेल मछलियां हैं तो फिश में आएगी, गलत बात, ये मैमल्स में आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, बाह्य कर्ण पल्लव इनके अंदर नहीं मिलेगा। चौथी बात, बाह्य कंकाल के रूप में इनमें क्या होता है? बाह्य कंकाल के रूप में त्वचा पर बालों की उपस्थिति। ठीक है। बाह्य कंकाल के रूप में त्वचा पर बालों की उपस्थिति। और पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्पस कैलोसोम, ये पीछे भी जब पढ़े थे मस्तिष्क उस समय मैंने बताया, और एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिया। ये केवल और केवल मैमल्स में पाए जाते हैं, बाकी अन्य किसी भी प्रकार के चाहे रेप्टाइल, सेविज कोई भी हो उसमें नहीं मिलेंगे। कार्पस कैलोसोम और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिया ये केवल और केवल जो है वो स्तनधारी के लक्षण हैं। तो ये इनके आधारभूत लक्षण है। मादा में क्रियात्मक स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, श्वसन की दक्षता को बढ़ाने हेतु पेशीय डायफ्राम पाया जाता है। बाह्य कर्ण पल्लव सामान्यतः उपस्थित, लेकिन सिटेसी वर्ग के जंतु डॉल्फिन, ब्लू व्हेल में अनुपस्थित। बाह्य कंकाल के रूप में शरीर पर बाल, और कार्पस कैलोसोम और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेनिया जो केवल और केवल स्तनधारियों के लक्षण हैं। ठीक है। अब ये तो हो गए। अब छोटी मोटी बातें, जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई पाचन तंत्र कैसा होता है? पूर्ण प्रकार का। त्वचा इसकी ग्रंथिल होती है, क्योंकि हमारे त्वचा पर क्या होती है? स्वेद ग्रंथि होती है, सीबेसिस ग्रंथि होती है, तो त्वचा क्या होती है? ग्रंथिल हो जाएगी, है ना, ये पाई जाती है। ठीक है, त्वचा ग्रंथिल हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं श्वसन किसके द्वारा होता है? लंग्स के द्वारा। श्वसन लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है। और क्या बताऊं? तो पाचन पूर्ण प्रकार का होता है। मुख में दांतों की उपस्थिति, दांत पाए जाएंगे। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट लिख लो। परिसंचरण तंत्र भी लिख लो। परिसंचरण तंत्र पूर्ण प्रकार का तो होता ही है, और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, पूर्ण प्रकार का दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और 4 कोष्ठकीय हृदय होता है इसमें। मैमल्स में कितना हृदय होता है? 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है।
ठीक है, समझ गए। बाकी उत्सर्जन वही यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, वो चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। उत्सर्जन यूरियोटेलिक, मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं उत्सर्जन तंत्र को ऑलरेडी। ठीक, चलो अब अपन को इसके देखने हैं एग्जाम्पल। ये मेमेलिया डन है। मेमेलिया में एक बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल आसान है, कोई ज्यादा है नहीं दिक्कत वाली बात। बेटा दोस्तों, अब मेमल्स जो है ना, इसके एग्जाम्पल तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन मेमल्स को अपन फिर से डिवाइड करेंगे। मेमल्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथीरियन। 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से भाई? एक तो इसमें हो जाएगा प्रोटोथीरिया, एक इसमें हो जाएगा मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, और एक इसमें हो जाएगा यूथीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, ये 3 प्रकार इसमें हो जाएंगे, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। अब तीनों में अलग अलग एग्जांपल है। प्रोटोथीरिया जो होता है ना, इसके अंदर प्लेसेंटा नहीं होगा, प्लेसेंटा एब्सेंट। और ये जो यूथीरिया है, इसके अंदर वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा मिलेगा। इसलिए प्रोटोथीरिया जो होंगे ये अंडे जो होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, जबकि यूथीरिया क्या देंगे? जरायु जो होते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करते हैं? अविकसित बच्चे उत्पन्न करते हैं। बीच वाली कंडीशन आ गई, न अंडे न बच्चे, अविकसित बच्चे। ठीक है, तो पहले तो तीनों के अंदर बातें क्लियर करो। प्रोटोथीरिया अंडज होते हैं, मेटाथीरिया अविकसित बच्चे, यूथीरिया जरायुज। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है, जबकि इसमें वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा होता ही नहीं, वेल डेवलप्ड छोड़ो। अब अपन एग्जांपल देखते हैं। प्रोटोथीरिया में एग्जांपल याद रखना, इकाईडीना, जिसको बोलते हैं एंट ईटर या इकाईडीना। एक इसके अंदर याद रखना डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, जिसको कहते हैं ऑर्निथोराइनकस। ठीक है, डक बिल्ड प्लेटिपस या ऑर्निथोराइनकस, और एक इकाईडीना। इसके अंदर भी 2 एग्जांपल है। एक तो याद रखना मैक्रोपस क्या होता है? कंगारू है ना, मैक्रोपस या कंगारू। और एक इसके अंदर हो जाएगा ओपोसम, जिसका एक दूसरा नाम और है डाईडेल्फिस। ठीक है, तो 2 एग्जांपल तो इसमें याद रखने में, मैक्रोपस और ओपोसम, इसमें इकाईडीना और डक बिल्ड प्लेटिपस। अब सारे के सारे एग्जांपल किसमें आएंगे? यूथीरिया में। बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा कि भाई जो होता है ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ठीक है, जो सीटेसी वर्ग के जंतु, ये इसमें आएंगे। ठीक है, चमगादड़ ध्यान रखना, एकमात्र उड़ने वाला स्तनी होता है चमगादड़। ठीक है, तो ये चमगादड़ हो जाएगा, जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, तो ये चमगादड़ भी इसमें आ जाएगा। बाकी सारे के सारे हाथी, ऊंट, शेर, चीता, सारे के सारे मैमेलियन, सोरेक्स, विशेष बात, सोरेक्स सबसे छोटा स्तनी, ठीक है, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ब्लू व्हेल हो जाएगी। ठीक है, चलो एक याद रखना, ट्रिकेकस, समुद्री गाय कहते हैं जिसको, ट्रिकेकस, समुद्री गाय। ठीक है, समुद्री गाय। बाकी इनके वैज्ञानिक नाम याद रखना, हाथी के, ऊंट के, शेर के, है ना, जितने भी है, जैसे कि कुत्ता हो गया तो कैनिस फैमिलिस,
है ना, बिल्ली हो गई तो फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका नहीं होता, कुछ ऐसा होगा, फेलिस। ये ऐसे नाम सारों के आपको वैज्ञानिक याद होने चाहिए, जितने भी आपके स्तनधारी हो जाएंगे। ठीक है, मैन जो है पूछेंगे, जो सबसे ज्यादा चांसेस है ये जो मैंने आपको बता दिया। अब मैमेलिया तो बहुत सारे हैं, सारे तो नहीं बता सकते। कुत्ता बिल्ली घोड़ा जो भी आपके आसपास है वो सारे क्या है, मैमेलिया है। ठीक है, तो ये होता है आपका कोडेटा कंप्लीट। सारी चीजें हमने डिस्कस की, एवरीथिंग। ठीक है, इनके जनरल कैरेक्टर से लेकर के इनके स्पेशल कैरेक्टर और फिर एग्जाम्पल, उनके कॉमन नेम, सारी चीजें एक एक करके बताई हैं। याद रखना इन सारी चीजों को, एग्जाम में सवाल यहाँ से बनेगा, आपको टेंशन नहीं लेना। बस जितनी बातें बताई हैं, बार बार कह रहा हूँ, उतना याद रख लो, सफिशिएंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चैप्टर उठाते हैं। बाकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब देखो, हाँ एक बात सुनो 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 सुनो, अब अपन ने एनिमल किंगडम कंप्लीट कर लिया, एनिमल किंगडम अपना कंप्लीट है। अब ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया था ना, नया वाला, आप सबको नहीं पता बता तो एक बार पहले मैंने और बायोलॉजी पढ़ाई, उसके बाद ये दोबारा से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगभग ये 50% कर लिया, 50% से ज्यादा ही। जेनेटिक्स जो है ना, वो जेनेटिक्स मैंने इस कोर्स को स्टार्ट करने से जस्ट पहले पढ़ाया है और बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है। इस कोर्स को मैंने जैसे स्टार्ट किया उससे ठीक पहले जेनेटिक्स पढ़ाया था। तो वो जेनेटिक्स के 12 लेक्चर है, कितने 12 लेक्चर है जेनेटिक्स के, वो मैं चाहूंगा कि आप वो देख लो। मैं इस प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर लूंगा और अपडेट कर देंगे, मतलब उसको अपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी अपने पास जो बचे हुए हैं जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह, इकोलॉजी वगैरह, उनको अपन करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने वो वीडियो देखे हैं, एकदम शानदार है, न तो आपको उसमें साउंड का कोई दिक्कत होगा, न उसके लाइटिंग का कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो वो आप जेनेटिक्स जो है वहीं से देख लेना, मैं इसके अंदर और ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। जेनेटिक्स अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, बाद में अगर टाइम मिलेगा देख लेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए अपन जेनेटिक्स इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स में दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ाना, एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो चलो ठीक है, धन्यवाद।